हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज चर्चा शुरू करने जा रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर की और आज हम इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कल जो बीएसटी का पेपर अपलोड किया था आप सबने देखा है और कल आने वाले कल में हम अकाउंटेंसी का भी पेपर अपलोड कर देंगे। चैनल के साथ बनिए रहिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए चर्चा को शुरू करता हूँ। स्टार्टिंग में ही आपको ये बता देता हूँ कि मैक्रो को मैं बोल सकता हूँ कि बिलो एवरेज और एवरेज ही आई है। मैक्रो मुश्किल नहीं आई, पर आईडी बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है। जहां बच्चे फंसते हैं वहां सीबीएसई और ज्यादा फंसा रहा है। ठीक है जी, आईडी मुश्किल है, ठीक है ना जी, और इसी लेवल से आपको पढ़ना भी होगा, ये इंडिकेशन है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि बोर्ड्स में मार्क्स कम रह जाए। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। शुरू के 10 क्वेश्चन मन में आकर्षण तो पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट पॉइंट बी। इनमें से क्या ट्रू है पॉइंट बी पर? बेटा ये रहा पॉइंट बी। पॉइंट बी, ये जो कर्व है ये एग्रीगेट सप्लाई या इनकम का कर्व है और पॉइंट बी बता रहा है कि y इज इक्वल टू सी। यहाँ पर इनकम कंजम्पशन के बराबर है, जैसे हम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे के नाम से भी जानते हैं। अब कह रहा है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज 0, ये बता रहा है। एपीसी इज 0, ये बता रहा है। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज 1 और कह रहा है एपीसी इज 1। बेटा ऑब्वियसली आंसर शुरू के तीनों नहीं है। आंसर इज एपीसी इक्वल्स टू 1। एपीसी अगर 1 होता है, एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, तभी तो y इज इक्वल टू सी होता है। तो ये आंसर तो सिंपल है जी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू अटेन अ लेवल ऑफ 173.82 लाख करोड़ in a year 23-24. The corresponding nominal GDP is estimated to stand at 295.36 lakh crore in the same year. On the basis of given data, the value of GDP deflator would be। मुझसे जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू बोलता है। सर अगर जीडीपी डिफ्लेटर का आपको फॉर्मूला पता हो तो ये फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर ये बताने की कोशिश करता है कि अगर किसी चीज का दाम बेस ईयर में 100 था तो वो करंट ईयर में कितना हो गया होगा। बेसिकली महंगाई निकालने की कोशिश करता है, प्राइस इंडेक्स निकालने की कोशिश करता है। नॉमिनल जीडीपी की आपने फिगर पुट करी 295.36 डिवाइड में 173.82 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये मत कह देना कि 1 मार्क में इतनी मुश्किल कैलकुलेशन कौन देता है। सर बात मुश्किल कैलकुलेशन की नहीं है, बात प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन की है। आप खुद सोचो, जीडीपी डिफ्लेटर एक फिगर तो दे रखी है आपको नॉमिनल जीडीपी वाली, ये तो आंसर नहीं होगा। एक फिगर दे रखी है रियल जीडीपी वाली, ये आंसर भी नहीं होगा। अगर आप 295 को 173 से डिवाइड कर दे, क्या 1 से कुछ ज्यादा ही फिगर आएगी? 1 से ज्यादा ही कुछ फिगर आएगी और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दे तो मैं समझ सकता हूं आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन मैंने लगाया और उससे ही आंसर निकाल दिया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं मनी इज नॉन पेरिशेबल एंड इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Identify the function of money indicated in the aforesaid statement and choose the correct statement। देखो बेटा अगर ये बोल रहा है ना कि मनी को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, तो ये बात ना दो जगह पर आती है। स्टोर ऑफ वैल्यू में भी ये बात आती है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज में भी आती है, लेकिन इससे आंसर नहीं निकल सकते आप। लेकिन जब इसने बोला था ना मनी नॉन पेरिशेबल है, खराब नहीं होती, ठीक है ना जी, ये फ्रूट वेजिटेबल नहीं है जो 4-5 दिन में खराब हो जाएंगे, तो यानी कि मनी को स्टोर किया जा सकता है लंबे टाइम के लिए। यहां से मुझे आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1, devaluation of currency is said to occur when the exchange rate is decreased under the fixed exchange rate system। बेटा यस, devaluation बिल्कुल वहीं पर ही टर्म इस्तेमाल होती है जहां गवर्नमेंट का रोल होता है और गवर्नमेंट का रोल होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ठीक है ना जी। हम तो रीवैल्यूएशन और डेप्रीसिएशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू हो जाती है। स्टेटमेंट नंबर 2, अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कंपीटेंट अथॉरिटी डू नॉट मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो भी कंपीटेंट अथॉरिटी होती है,
कहता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन ही नहीं करती। बेटा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ऑब्वियसली हमारे लिए सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का आरबीआई है। बेटा वो मेंटेन तो करता है फ्लोटिंग एक्सचेंज, अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम इंडिया फॉलो करता है तो वो मेंटेन तो करता है बेटा रिजर्व। वो बात अलग है कि इंटरवेंशन नहीं कर सकता, ठीक है ना। हमेशा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई रेट को फिक्स करेंगे, रिजर्व मेंटेन किए जाते हैं पर इंटरवेंशन आपको अलाउड नहीं होती। अब मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बता देता हूं सीबीएसई सजेस्टेड आंसर में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लो मैं प्रूव भी कर देता हूं, इसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत भी करी, एनसीईआरटी को डाउनलोड किया और एनसीईआरटी का ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है, जहां क्लियरली मेंशन है, अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़े तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रही गई है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है ना जी, दिस में गिव राइज टू स्पेक्यूलेशन ऑफ डीवैल्यूएशन, की गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन कर सकती है। ये देखिए ये बात मैंने क्लियरली पढ़ा दी फर्स्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड। लेकिन अगला पैराग्राफ एक बार पढ़ना, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे डू नॉट नीड टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा गवर्नमेंट को लार्ज स्टॉक ऑफ रिजर्व नहीं रखने, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्व नहीं रखने, रिजर्व तो रखने हैं पर बहुत ज्यादा नहीं रखने, क्योंकि इंटरवेंशन ही नहीं करनी। तो यहां से बात भी प्रूव हो जाती है, ठीक है जी। अगर आपको कोई आंसर इसका बी बता रहा है सैंपल क्वेश्चन पेपर के आंसर के अलावा, तो वो भी गलत बता रहा है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। रेफर टू द गिवन डायग्राम केयरफुली, और ये गिवन डायग्राम है, आपको कहते हैं द एरो सी एंड डी रिप्रेजेंट डैश मार्केट। बेटा ये है एरो सी एंड डी, फैक्टर पेमेंट एक तरफ लिखा और एक तरफ फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और फर्म उनको फैक्टर पेमेंट कर रही है। कौन सी मार्केट है जी? फैक्टर मार्केट, गुड्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। बेटा स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट की बात चल रही है यहाँ पर, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ना जी। गुड्स मार्केट ऐसी कोई मार्केट नहीं होती, आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही हो सकता है, फैक्टर मार्केट आप बोल सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं जी, सिक्स्थ वन, डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ऐसी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ऑप्शन नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, ढूंढ देते हैं। बेटा एक्सांट का मतलब होता है प्लान्ड और एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। लो जी मेरे नोट्स में सेम डेफिनेशन है। आगे बढ़ जाते हैं जी सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर। बिल्कुल ठीक है बात, तभी तो फाइनल गुड्स बोला जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कोई भी प्रोड्यूसर इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करता है। स्टेटमेंट 2, फाइनल गुड्स में गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। बेटा फाइनल गुड्स को में भी लिखा है, ठीक है ना, फाइनल गुड्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है कंजम्पशन के दौरान अल्टीमेट परचेजर, बिल्कुल कर सकता है। लेट सपोज कि मैं एक बात बोलता हूं, एक आप कंज्यूमर हो और मार्केट से मिल्क खरीद कर लाए, ठीक है ना, एक फाइनल गुड्स है, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए खरीद कर लाया, प्रोड्यूसर ने कुछ भी नहीं करा इसके ऊपर, आपने मिल्क खरीदा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने एंड पर उसको ट्रांसफॉर्म कर दो किसी दूसरे यूज में, टी बना लो उससे, शेक्स बना लो उससे, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू नजर आ रही है मुझे, तो आंसर हो जाता है जी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन M1 मनी सप्लाई वुड बी, M1 कितना होगा बेटा, मुझसे ये पूछा गया। M1 के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो M1 के 3 कंपोनेंट होते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। बेटा M1 में टाइम डिपॉजिट्स नहीं आते, ये M3 का कंपोनेंट है, तो M1 में दोनों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, आंसर वुड बी 580। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th वन, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन पढ़ते हैं। कहता है एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन अ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी ऑफ अ नेशन, और रीजन एक्सटर्नल असिस्टेंस इंक्लूड बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल लोन रिसीव्ड और एक्सटेंडेड बाय अ नेशन। वैसे तो खुद में ही आंसर छुपा है इसका,
अगर आपने एक तरफ बोला कि एक्सटर्नल असिस्टेंस में लोन्स आते हैं, लोन आते हैं, तो बेटा लोन, इन्वेस्टमेंट, ये कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट के होते हैं, ना कि करंट अकाउंट के। तो यहां पर बोला गया कि एक्सटर्नल असिस्टेंट करंट अकाउंट का पार्ट है, नहीं जी, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो अजर्शन ही गलत है, अजर्शन गलत है। और अगर अजर्शन गलत होती है तो ट्रेडिशनल ऑप्शंस में हमेशा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, बेटा आरबीआई 1935 में बना था, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। यहां से हमारे 3 मार्कर्स स्टार्ट हो गए, जो कि काफी इजी है, ठीक है ना। मैक्रो का पोर्शन काफी आसान है। कहते हैं फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 फर्म्स ए एंड बी विद इक्वल जीवीए। बेटा दोनों फर्म का वैल्यू एडेड बराबर है, ग्रोस वैल्यू एडेड दोनों फर्म का बराबर है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फर्म ए। बेटा मुझे डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है फर्म ए की, और दोनों का जीवीए बराबर है। तो एक तरफ मैं फॉर्मूला लिख देता हूं वैल्यू एडेड बाय ए, और दूसरी तरफ लिख देता हूं वैल्यू एडेड बाय बी। यहां से मुझे कंपोनेंट निकालना है, तो सबसे पहले शुरुआत यहां से कर लेना, इसका डेटा, इसका मतलब कंप्लीट होगा। तो आपने फॉर्मूला लगाया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो जी देखते हैं बी का डेटा क्या क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्म बी का देता है 1000, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ही दे दिया इसने, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ जाते हैं। परचेजेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम बी। बेटा अगर ए ने खरीदा है और बी से खरीदा है तो बी की सेल है, और बी की सेल तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ गई होगी, इग्नोर। एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए अभी मुझे नहीं चाहिए, परचेजेस बाय फॉर्म बी फ्रॉम ए। बेटा आपने भी खरीदा है ए से 250 करोड़ रुपए का सामान, तो यहां से वैल्यू एडेड ऑफ बी आ जाएगा 750 करोड़, 750 करोड़। या अगर आपने ये करोड़ लिखने के झंझट से बचना हो तो ऊपर ही लिख देना फिगर्स इन करोड़। मैं अपने पेपर में यही किया करता था और इस झंझट से बार बार से बच जाता था। चलिए जी, अब वैल्यू एडेड ऑफ ए इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड ऑफ बी, ये क्वेश्चन है मुझे पहले ही बताया। तो अगर यहाँ 750 आ गया तो यहाँ पर भी 750 आएगा, लेकिन मुझे यहाँ डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है। चलिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को एक्सपेंड करके लिखता हूँ। फॉर्मूला लगाया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है, सेल्स, या बल्कि डोमेस्टिक सेल्स, क्योंकि मुझे डोमेस्टिक सेल्स ही निकालनी है। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब डोमेस्टिक सेल्स तो मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूं, डोमेस्टिक सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स ही एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन में गिवन थे बेटा। पढ़ते हैं जी, एक्सपोर्ट्स बाय में 200 करोड़। चलिए चेंज इन स्टॉक क्या क्वेश्चन में गिवन है, एडिशन टू स्टॉक ऑफ फर्म में 150 करोड़, ये भी गिवन है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बेटा कहीं ना कहीं मुझे बोला गया था परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम बी, ए ने भी सामान खरीदा है 300 करोड़ रुपए का। अब ये 350 पॉजिटिव और ये 300 नेगेटिव, पॉजिटिव का 50, पॉजिटिव 50 अगर उधर जाएगा तो नेगेटिव 50 बनेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा डोमेस्टिक सेल्स का 700 करोड़। कमाल क्वेश्चन है, 3 मार्क के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा 12th क्वेश्चन कहता है द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व रेशियो एक्ट एज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, और RBI provides several banking services to the government. Do you agree with the given statement? Give valid explanation in support of your answer. सर अगर इन दोनों में से चॉइस है, अगर मैं इजी के हिसाब से सोचूं तो मैं हमेशा बी ही अटेम्प्ट करता, लेकिन आंसर में यहाँ पर ए का भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, लेकिन मैं अगर पेपर में होता तो मैं बी अटेम्प्ट करता। अब बेटा कहीं ना कहीं लीगल रिजर्व रेशो की बात चल रही है और बता रहे हैं कि लीगल रिजर्व रेशो कहीं ना कहीं लिमिट लगाती है कि बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप इनिशियली जरूर बताइए कि लीगल रिजर्व रेशो दो चीजों से मिलकर बनती है, CRR और SLR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, एंड SLR मींस स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो।
अब सीआरआर क्या होता है ये बताना पड़ेगा आपको। सीआरआर क्या होता है? सीआरआरओ चाहे एसएलआरओ, इट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। सीआरआर हर बैंक को अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज कैप्ट करना होता है विद आरबीआई। इससे हम बोलते हैं सीआरआर। यानी कि अगर मैं कहूं मेरा एक बैंक है जिसके पास पिछले 15 दिन में 10 लाख रुपए के डिपॉजिट आए और सीआरआर का रेट मान लो आरबीआई ने फिक्स किया हुआ है 7%, तो मुझे 70,000 रुपए आरबीआई के पास रखने होंगे। अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज हर बैंक को कैप्ट करना होता है विद आरबीआई। तो मैंने 10 लाख का अपने डिपॉजिट का 7%, 70,000 रख दिया है आरबीआई के पास, और अपने ही डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज हर बैंक को अपने पास कैप्ट करना होता है। इससे हम बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये लिक्विड नाम कहां से आया? क्योंकि हर बैंक को ये पैसा लिक्विड फॉर्म में ही रखना होगा, जनरली इन द फॉर्म ऑफ कैश। मान लो इकोनॉमी में एसएलआर का रेट आरबीआई ने फिक्स किया 13%, तो आप अपने डिपॉजिट का 13% अपने पास संभाल कर रखेंगे, यानी कि 1,30,000 रुपए। तो अगर आपने 20% तो संभाल के ही रख दिया, कुछ पैसा आरबीआई के पास कुछ अपने पास, तो 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए का आप लोन नहीं कर सकते। लोन एलआरआर को छोड़कर किया जाता है, यानी कि आप 8 लाख का लोन कर सकते हैं। अब आरबीआई डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है, एलआरआर को इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है ताकि वो देख सके कि मुझे इकोनॉमी में कितना पैसा पहुंचाना है। लेट सपोज कि मैं कहता हूं इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, तो एलआरआर का रेट बढ़ा देगा, 20 से मान लो 30% कर दिया गया, तो आप अब 3 लाख रुपए अपने पास और आरबीआई के पास रखेंगे, 7 ही लाख दे सकते हैं इकोनॉमी में लोन के तौर पर। कहीं ना कहीं इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तो एलआरआर क्या रेस्ट्रिक्शन लगाता है बैंक के ऊपर कि आप लोन ना दे पाओ? तो दिखाई दे रहा है क्लियरली कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ऐसे आपको इसको प्रूव करना होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं बी पार्ट की, कि आरबीआई बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज गवर्नमेंट को देता है। क्या आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? यस, वी आर टोटली एग्री, आरबीआई इज द गवर्नमेंट्स बैंक। ठीक है ना जी। अब वैलिड एक्सप्लेनेशन देनी है। तो देखिए सर, अपने आंसर को 5-6 पॉइंट के दायरे में रखना कि आरबीआई इज मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके अकाउंट मेंटेन करता है, बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, साथ ही साथ आपके डिपॉजिट रिसीव करता है, रिसीविंग डिपॉजिट्स, आपकी पेमेंट को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग पेमेंट्स, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत हो तो एक्सचेंज मैनेज करता है, अगर आपके ट्रांसफर हो तो रेमिटेंसेस को मैनेज करता है, एज वेल एज अगर गवर्नमेंट को जरूरत हो तो क्रेडिट भी देता है, मतलब लोन भी देता है। अगर आप ये 6 पॉइंट मेंशन कर दो तो सर आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, 3 मार्क्स अकॉर्ड होंगे आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13 की तरफ। Miss Sarika is a retired government employee. Every month she earns rental income from a property she owns. She has also invested in FD, which provide her with interest income. Occasionally, she receives cash transfer from her family members abroad. Classify Miss Sarika's income as factor income or transfer income. Give valid reason in support of your answer. सर मुझे लगता है इसके सामने चॉइस में कोई भी क्वेश्चन हो, मैं तो यही अटेम्प्ट करूंगा इससे आसान क्या होगा, और वो भी एक 4 मार्कर। लेकिन चलो ऑप्शन पढ़ देते हैं। अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड द वैल्यू ऑफ जीडीपी कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एनी टू सेक्टर। चलिए जी प्यारे बच्चों, मैं कर देता हूं बात, दोनों की कर देता हूं। बेटा मिस सारिका एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको रेंटल इनकम भी आती है किसी प्रॉपर्टी से, और एफडी पर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट इनकम भी आती है, और ओकेजनली उसके फैमिली मेंबर अब्रॉड से भी कुछ ट्रांसफर भेजते रहते हैं। मुझे कहा गया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्लासीफाई करो। बेटा जहां तक रेंटल इनकम का बात है, जहां तक इंटरेस्ट इनकम की बात है, ये दोनों फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा? फैक्टर इनकम को हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल मतलब टू साइडेड। आप अगर कुछ कर रहे हो तभी ये इनकम मिल रही है, फ्री में नहीं मिल रही। आपने अपनी प्रॉपर्टी दी तो रेंट मिला, आपने पैसे इन्वेस्ट करे एफडी में तो इंटरेस्ट मिला, फ्री में कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसफर इनकम की, ट्रांसफर इनकम इज नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर।
यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब ये वन साइडेड ट्रांसफर, आप किसी के लिए कुछ करो कि नहीं करो, ये इनकम आपको फ्री में मिलती है। जैसे कि उसके परिवारजन ने उसको क्या करा, एब्रोड से पैसे भेज दिए, चाहे आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, वो तब भी भेज रहे, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ इमोशनल सेंटिमेंट, आप कह सकते हो ये सब चीजें हो रही हैं। तो बेटा ये जो ट्रांसफर आपको रिसीव हो रहा है, कैश ट्रांसफर फ्रॉम एब्रोड, ये आपकी ट्रांसफर इनकम है। मैं 4 नंबर ऐसे लूटना चाहता। अब एक्सपेंडिचर मेथड का भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसने बोला कि सारे सेक्टर के खर्चे जोड़कर एक्सपेंडिचर मेथड बनता है और आपने किसी 2 सेक्टर के खर्चों की बात करनी है। सर यहाँ ना मैं आपकी समझदारी देखूंगा। देखो खर्चा तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये खर्चा हाउस होल्ड सेक्टर का, गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फर्म का खर्चा जीडीसीएफ है, और नेट एक्सपोर्ट्स खर्चा है फॉरेन सेक्टर का। अब आपको कहा गया कोई 2 सेक्टर के खर्चे लिख दो। सर मैं 1, 2 इन 3 में से कोई 2 लिख दूंगा, लेकिन गलती ना करें, जीडीसीएफ लिखने की गलती ना करें, ठीक है ना जी। है तो आपकी समझदारी, पर बेटा जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सबसे लेंदी मैटर है। अगर आपने इसको लिखने की गलती करी तो कम से कम सीबीएसई बोर्ड का जो एक पेज होता है, सबसे बड़ा पेज, वो भरना पड़ेगा जीडीसीएफ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं ये गलती कभी नहीं कर सकता, मुझे तो पीएफसी या जीएफसी या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मैं तो इन तीनों में से किसी 2 को चूज कर देता। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, बाबू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन होती क्या है, अगर कोई भी खर्चा हाउस होल्ड कर रहा है, चाहे वो बाय कर रहा है ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स या सर्विसेज, वो भी इसमें आ जाएगा, एज वेल एज प्राइवेट एनपीओ सर्विंग द हाउस होल्ड, वो भी इसमें आ जाएगा। अगर आपने प्राइवेट एनपीओ सर्विंग द हाउस होल्ड की बात नहीं लिखी तो यहां से 1 मार्क्स आपका जा सकता है। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता, इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये फॉरेन सेक्टर का खर्चा है। बस इतना लिखने पे यहाँ के 2 नंबर और यहाँ के 2 नंबर मुझे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Mr. Spector, a normal resident of XYZ country, took a 1 million loan from an overseas bank to expand its manufacturing business. During the same year, the government of XYZ borrowed 5 billion from an international financial institution to cover the BOP deficit prevailing in the country. Mishika, an economics student, read the following info and identified both the transactions cited as autonomous transaction in BOP account of XYZ country. Do you agree with Mishika's identification of underlying concept? Give valid reason in support of your answer. बेटा मिशिका अपने आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, सुनो जी। देखो उसने तो दोनों ट्रांजैक्शन को ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन बता दिया। अगर XYZ कंट्री के एक नॉर्मल रेसिडेंट ने 1 मिलियन का लोन लिया है किसी ओवरसीज बैंक से ताकि वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर पाए, बेटा प्राइवेट सेक्टर जितनी भी ट्रांजैक्शन डालता है सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव से डालता है, ठीक है ना जी। उसका मोटो सिर्फ एक है, इकोनॉमिक मोटिव। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कहते हैं जो इकोनॉमिक मोटिव से डाली जाती है, एज वेल एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। क्या प्राइवेट सेक्टर का भी देखता है मेरा बीओपी डेफिसिट में? क्या मान लो आज मैं आपको कहूं कि आप एक प्रोडक्ट बेचते हो जो हिंदुस्तान में 100 रुपए का मिलता है, और चाइना से आपका सप्लायर कॉल करता है जी 500 रुपए में मिल रहा है, ले लो जितना लेना है। सर आप कभी नहीं देखोगे कि इंडिया का बीओपी डेफिसिट में या सरप्लस, 5 की चीज 100 में बिकेगी, अभी खरीद लेंगे चाहे अरबों डॉलर की खरीदनी पड़े, ठीक है ना जी। तो कभी भी प्राइवेट सेक्टर को पता ही नहीं होता कि बीओपी की स्टेट क्या है। प्राइवेट सेक्टर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में एंट्री लेता है, इकोनॉमिक मोटिव से होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी होती है। लेकिन जब उसकी कंट्री ने लोन लिया, XYZ कंट्री ने $5 मिलियन का लोन लिया सिर्फ टू कवर द बीओपी डेफिसिट, तो बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन को हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहती हैं। बेटा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कभी भी इकोनॉमिक मोटिव से नहीं एंटर करती है सरकार, इकोनॉमिक मोटिव इसके पीछे नहीं होता। मोटिव क्या होता है? just to cover the deficit or surplus arising out of, just to cover the deficit or surplus arising
ड्यू टू ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ये होगा सर बिल्कुल करेक्ट एंड वैलिड आंसर। तो सबसे पहले शुरुआत इससे ही करना कि आप निशिका की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते, ठीक है ना जी। बिल्कुल शुरुआत इसी स्टेटमेंट से करना और फिर सपोर्ट करने के लिए वैलिड आर्गुमेंट्स देना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। रेफर द गिवन इमेज केयरफुली। एक तरफ दिखाई दे रहा है सेंट्रल बैंक, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट और इन्फ्लेशन। Explain any two indicated measures taken by the central bank to control the highlighted microeconomics issue। बेटा बैंक रेट का इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, मैं हमेशा अपने बैच में सिखाता हूं, इन्फ्लेशन स्टार्ट्स विद द आई। तो बैंक रेट को क्या करना, आई से ही स्टार्ट करना, इंक्रीज इन बैंक रेट, ठीक है ना जी। रेपो रेट का क्या करे, इंक्रीज, आई चलता रहेगा, इंक्रीज इन रेपो रेट। अगर ऑप्शन में रिवर्स रेपो रेट होता तो इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर ऑप्शन होता मार्जिन रिक्वायरमेंट, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। इन्फ्लेशन स्टार्ट्स विद आई, लगभग सभी मेजर आई से ही स्टार्ट होते हैं। बेटा व्हाट अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो चीजें आती हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन इन्फ्लेशन के केस में सेल ऑफ सिक्योरिटी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए मैं एक बार फटाफट से इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा बैंक रेट को आरबीआई को बढ़ाना होगा। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। मान लो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को 7% पे लोन दे रहा है और कमर्शियल बैंक अपने क्लाइंट को 9% पे लोन दे रहा है, क्योंकि ये भी कुछ कमाना चाहता है बीच में से। 7% पे लोन मिलता है, 9 पे देता है। अगर मैं कहूं ऐसी सिचुएशन है इसके बाद भी इन्फ्लेशन आ रहा है तो आरबीआई को बैंक रेट बढ़ाना होगा। आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाकर कर दिया 9%। अब कमर्शियल बैंक 9 पे तो नहीं देगा, 11 पे देगा। अगर कमर्शियल बैंक 11 पे देगा, दुनिया कहेगी कल तक आप 9 पे दे रहे थे, आज 11 पे दे रहे हो, हम नहीं लेते लोन। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आप मत लो। अगर इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत हो गई, तो इकोनॉमी से मनी सप्लाई निकालना ही तो ऑब्जेक्टिव है कि पैसे निकाल दिए जाए इकोनॉमी से बाहर, तो बैंक रेट बढ़ाकर ही निकाले जा सकते हैं। सेम वे ओपन मार्केट ऑपरेशन, जैसे मैं बता देता हूं, बैंक रेट और रेपो रेट में कुछ खास अंतर नहीं होता। बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक एंड रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक। बाकी सारी बात सेम है। आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन करता है वही रेपो रेट होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए। कट कॉपी पे सारी बात सेम, चाहो तो आप ये दोनों ही लिख सकते हो। लेकिन चलो मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में भी बता देता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई मार्केट में बेचेगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में बेचेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दुनिया बाय करेगी, उसके बदले में आरबीआई को पैसे मिलेंगे। क्या आपने इकोनॉमी से पैसे बाहर निकाल के, क्या लोगों से पैसे ले लिया आपने? मान लो 50,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती, तो लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए आपको दिया, अपनी इकोनॉमी से 50,000 करोड़ बाहर कर दी और ये पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। तो कहीं ना कहीं ओपन मार्केट ऑपरेशन का भी इस्तेमाल इन्फ्लेशन को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 16। बेटा 16 में भी चॉइस है। कहता है सपोज इन एन इकोनॉमी द एमपीसी इज 0.8, the government introduced an investment project of 1000 CR, which led to a manifold increase in national income and consumption expenditure. Estimate the value of multiplier and the missing value of 1 and 2. अब बेटा ये क्वेश्चन सेम एग्जांपल आपने वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में किया होगा। मैं तो अपने बैच में स्पेशली कराता हूँ, मुझे पता है ये पेपर में आने के चांसेस के काफी ब्राइट है। तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k का एक फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ एमपीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 0.8, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना। बेटा k का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। k इज 5 टाइम्स, मुझे डेल्टा y कैलकुलेट करना है, ये डेल्टा y का ही टोटल है, अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा आई है 1000। तो यहां से डेल्टा y वुड बी 5000 करोड़। तो ये आंसर आ गया 5000 करोड़। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पहले ही निकाल चुका हूं 5 टाइम्स, ठीक है ना जी। मिसिंग वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू, अगर एमपीसी इकोनॉमी का 0.8 है तो जितनी इनकम में इंक्रीज होगा उसका 0.8 तो खर्च ही दोगे, तो ये आ जाएगा 4000 और ये सेविंग बचेगी 1000।
तो ये आंसर इतना सिंपल था, मतलब 4 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में ये न्यूमेरिकल था और 3 नंबर में एक दूसरा पार्ट है, बहुत ही इजी। आगे बढ़ जाते हैं। इसका सेकेंड पार्ट, सम ऑफ द एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल आर्गुमेंट। ये भी डेरिवेशन आई है और हद से ज्यादा बिलो एवरेज। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अगर दोनों साइड को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो तो आंसर इज 1, और ये फॉर्मूला एपीसी का है, ये फॉर्मूला एपीएस का है। लो, जस्टिफिकेशन भी हो गया। तो मुझे नहीं लगता इसके चॉइस में मैं कोई और थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना चाहूंगा जहां मुझे दोनों ही प्रैक्टिकल मिल रहे हैं, जहां मेरे पूरे नंबर आ सकते हैं। फिर भी पढ़ देते हैं क्वेश्चन को एक बार। Suppose in a hypothetical economy, people save 20% of their additional income. ठीक है जी, people save 20% of their additional income, मतलब NPS दे रखा है। Ex-ante investment equals to 100, ठीक है जी, और equilibrium level of income stand at 700, ठीक है जी, और कैलकुलेट दिस सेविंग्स एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे डिस सेविंग्स कितनी होंगी, और जीरो लेवल पे जितनी डिस सेविंग्स होती है उतनी ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। तो बेसिकली बोलूं तो मेरे से तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैलकुलेट करा रहा है बेटा। बात बड़ी सिंपल सी ये है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना जी। आप एक तो कह सकते हो S इज इक्वल्स टू I, और एक Y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना जी। आप दोनों बातें कर सकते हो, ठीक है ना जी। S इज इक्वल्स टू I से आप ये भी निकाल सकते हो, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, ठीक है ना। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो और इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट मुझे 100 गिवन है, S का फॉर्मूला लगा दीजिए जी, माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई इक्वल्स टू 100। माइनस सी बार तो मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ, 1 माइनस बी, बी का मतलब होता है एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी एमपीएससी होता है, जो कि इस क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली गिवन है। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 700 बताया गया था मुझे, मैंने वो भी फिगर पुट कर दी, इज इक्वल्स टू 100 माइनस सी बार, ये कैलकुलेट हुआ 140, ये हुआ 100, 140 उधर जाएगा तो माइनस का 40 नेगेटिव बचेगा, सी बार की वैल्यू है 40, तो यहाँ से डिस सेविंग्स आ जाएंगी 40। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मेरे से पूछा जा रहा है इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, और एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू अटेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इफ एडी इज मोर देन एएस। ठीक है जी बेटा, पहले आप बताओ इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। इफेक्टिव डिमांड या पॉइंट ई या इक्विलिब्रियम एक ही बात होती है, वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस। इफेक्टिव डिमांड वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए। क्या होगा अगर एडी एएस से ग्रेटर हो बेटा, यानी कि कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करना चाह रहा है और प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई लेस। ऐसी सिचुएशन में आपका जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री पड़ा होता है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है, आपके पास जो स्टॉक है वो कम हो जाता है दुकान पर। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर कोशिश करेगा कि वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करे, और आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में वो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ाएगा। तो इकोनॉमी में नौकरियां क्रिएट होंगी, आउटपुट बढ़ाने की कोशिश होगी, पुरानी इन्वेंट्री गिरेगी, और ये कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि एडी, ये जो सिचुएशन एडी इज ग्रेटर देन एएस, ये इफेक्टिव डिमांड पर शिफ्ट हो जाए। ये है जी परफेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, और आपको एक केस दिया गया है बहुत लंबा चौड़ा। सर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बोला हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, कि केसेस की जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है ना जी। 99% ऑफ द केस टाइम खराब करते हैं, 1% में केस की अहमियत होती है, इससे ज्यादा में बिल्कुल भी नहीं होती। चलिए फिर भी कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट एज इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। बेटा अगर आप केस पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, लेकिन क्या आपको टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट नहीं पता, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और उसमें डिफरेंस नहीं पड़ता कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, नॉन टैक्स कंपलसरी पेमेंट तो नहीं है, ठीक है ना। टैक्स में एग्जांपल डीटी और आईडीटी के दिए जा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, या इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लाइसेंस फी, फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एससीट्स, कुछ भी लिखो, इतने सारे एग्जांपल है। तो 2 नंबर के हिसाब से तो मैंने डिफरेंस भी बता दिया है, ठीक है ना जी, और दोनों टू टाइप लिखने तो उसका 1 मार्क होगा, मेरे हिसाब से यहाँ 1+2 होगा, उस हिसाब से हमने इसको लिख दिया है।
Elaborate the reason behind reduction in fiscal deficit of India for the financial year 23-24. आपको क्या कारण लगता है कि फिजिकल डेफिसिट इंडिया का कम क्यों हुआ 2023-24 में? बेटा ये केस में पक्का मेंशन होगा क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का केस है। ये आपको केस पढ़ने पे ही समझ में आएगा कि फिजिकल डेफिसिट कम क्यों हुआ है। चलिए जी एक बार मैं पढ़ रहा हूं, जहां मुझे फिजिकल डेफिसिट की बात दिखेगी तो मैं पक्का मार्क करता हूं उसको। यहां से लिखा जा सकता है द fiscal deficit of union government have brought down from 6.4% of GDP in the financial year 22-23 to 5.6% of GDP in the financial year 23-24। अब ये कम तो हुआ है, क्यों हुआ है? ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है ना जी। इसके अलावा दोबारा बात लिखी गई है यहाँ पर, एडिशनली हायर देन बजटेड नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से बहुत बहुत मोटी अमाउंट का डिविडेंड मिला है, जिसकी वजह से भी नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़े और फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है। तो ये दो पैराग्राफ पूरे अच्छे से लिखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हमने पोर्शन खत्म कर लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आईडी के पोर्शन पर शिफ्ट करते हैं। आईडी अबव एवरेज है और आपको समझना होगा कि मुझे आईडी को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर ये मेरा पेपर आप सुन रहे हैं तो आज ही आपको समझ में आ जाएगा कि आईडी को कैसे पढ़ना है। और अगर आज समझ में आ जाएगा तो अभी इतना टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, 7 मंथ कंप्लीट अवेलेबल है। ठीक है ना जी, कि हम बहुत अच्छे से दोबारा से आईडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई पेड कोर्सेस बाय करना चाहता हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं जी आईडी। Read the given text carefully. The government has now decided to further promote the development of mutual fund by throwing the fields open to the private sector and joint sector mutual funds. In order to safeguard the interest of investing public and to encourage a healthy growth of capital market, a comprehensive set of guidelines is being evolved for the operation of all the mutual fund. और ये बजट में था 91-92 के। ठीक है जी, मनमोहन सिंह जी की स्पीच में था। कहता है आइडेंटिफाई द सेक्टर अंडर विच अफोरसेड रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा आपको क्या लगता है ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ही तो है? इंडस्ट्री की बात चल रही है बेटा। ये टैक्स रिफॉर्म, सरकार टैक्स कम या ज्यादा कर रही है? फॉरेन ट्रेड की बात है। मतलब यहाँ तो ऑप्शन ही ऐसे नहीं थे कि जो आपको फंसा सके। फिलहाल तो आंसर हमने कर ही दिया बेटा। 19 डैश मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट व्हाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज। बेटा किसने मेंटेन किया था मोनोपोली कंट्रोल? चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। ब्रिटेन ने मेंटेन किया था। और चलो मैं अब आपको ना दिखाना शुरू करता हूँ कि आईटी को कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए। ठीक है ना जी, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 2-4 मिनट का फालतू, लेकिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी आईटी को कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए था। सर आप ये एनसीईआरटी है, ठीक है ना जी, पेज नंबर 8 है, फॉरेन ट्रेड टॉपिक है। यहां से आप देख सकते हैं एक बात यहां पर ही लिखी है, लो, for all the practical purposes Britain maintained a monopoly control over India's export and import। दिखा दिया मैंने कि कैसे एनसीईआरटी से पहला क्वेश्चन आया। एक एक करके सारे क्वेश्चन को ही दिखाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल इन नेचर, इम्परफेक्टली मोबाइल, इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर। बेटा ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और किसी के स्किल को आप टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल है। किसी का स्किल नहीं मोबाइल है बेटा जो कहीं चला जाएगा। ठीक है ना बेटा, स्किल को ऑनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तीनों फीचर बिल्कुल ट्रू हैं, आंसर डी होगा। लेकिन एक बार फिर दिखा देता हूं एनसीईआरटी की क्या जरूरत है और क्यों पढ़नी चाहिए आपको एनसीईआरटी। ये फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस है। यहां पर बिल्कुल क्लियरली ये तीनों स्टेटमेंट दिख जाएंगी, ऑल्दो मुझे भी एक बार देखने में टाइम लगेगा इस चीज को। ये लो जी, मैं ये करके आपको सारी स्टेटमेंट दिखा देता हूं। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है, यहां पर लिखा है ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल इन नेचर, पहली बात। उसके बाद human capital is not sold in the market, only the services of human capital are sold, there arises the necessity of owner of human capital to be placed। ठीक है जी, the physical यहाँ पर लिखा गया है
ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। ह्यूमन कैपिटल को उसके ओनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। और यहां लिखा है ह्यूमन कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल। तीनों स्टेटमेंट अगेन एनसीईआरटी से उठी हुई हैं। जरूरत समझिए आप एनसीईआरटी को करने की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब हम करने जा रहे हैं 21। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। असर्शन कहता है इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम वाज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ technological reform in agriculture sector. Or reason, green revolution led to the diversification of portfolio of rural credit towards production oriented lendings। ठीक है जी बेटा, अब मैं आपको वैसे बता देता हूं आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। असर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ठीक है ना जी। और ये बात भी अगेन एनसीईआरटी में मेंशन है। मेरे को आपको ये बात एनसीईआरटी से ही पढ़वानी थी। लो जी मैं बिल्कुल पढ़वा देता हूं आपको। ये बात कहां पर लिखा गया है बेटा, पढ़ना जरा क्या लिखा है। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ हार्बिंगर ऑफ मेजर चेंजेस इन अ क्रेडिट सिस्टम as it led to diversification of portfolio of rural credit towards production oriented lending। सब कुछ एनसीईआरटी से आया गया है, पूरी लाइन मेंशन है। आप चाहें तो लेटेस्ट एनसीईआरटी डाउनलोड करके पेज नंबर 78 पर चेक कर सकते हैं जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 22। Owing to the efforts of dash, the Indian government initiated modernization of informal sector enterprise। ठीक है ना जी। किसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रही है गवर्नमेंट? बेटा डब्ल्यूटीओ ने ऐसा कुछ किया क्या? नहीं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ इसके एफर्ट थे। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, इनका काम तो स्टैट्स कलेक्ट करना है, सेंसस का काम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। बेटा आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं कि ये बात एनसीईआरटी में मेंशन है स्पेसिफिक जगह पर। ठीक है ना जी। मैंने 3 टॉपिक आपको दिखा दिए कि एनसीईआरटी से कैसे आए हैं। ये लो चौथा टॉपिक। ऑफ लेट ओइंग टू द एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यही है, इसी के बारे में बात चल रही है। The Indian government has initiated the modernization of informal sector enterprise। कैसे एक एक लाइन एनसीईआरटी से दी गई है। चलिए जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन। और ये डिवीजन है एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और सर्विसेज। कहते हैं फॉर सिंपलिसिटी ऑल द वर्किंग पर्सन एंगेज इन दीज डिवीजन कैन बी क्लब्ड इनटू 3 मेजर सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बिल्कुल ये 8 एक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में अलग अलग क्लासिफाई की जा सकती हैं। इन द लाइट ऑफ गिवन टेक्स्ट प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? बेटा यही दोनों प्राइमरी सेक्टर दिखाई दे रहे हैं मुझे तो, एग्रीकल्चर और माइनिंग। बाकी या तो सेकेंडरी है या बेटा टर्शियरी सेक्टर है। चलिए इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू। बेटा पॉपुलेशन के बढ़ने से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से क्या दिक्कतें पैदा हो गई हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कहते हैं रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेस, decrease in the demand of environmental resources, decrease in average temperature of Earth's lower atmosphere, increase in environmental quality। सर अगर आपको दिख रहा हो वैसे तो कंफ्यूज होने का मतलब ही नहीं है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है क्या एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की डिमांड कम होगी? नहीं, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर आपने इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उससे कहीं अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा है? नहीं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनवायरमेंट की क्वालिटी अच्छी हो रही है, कहीं से कहीं तक नहीं। तो बेटा आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है कंफर्म, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि आपके पास ऐसे ऑप्शन बोर्ड में आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे, इसीलिए हमेशा एनसीईआरटी को पढ़कर जाओ। और ये लाइन भी एनसीईआरटी में ही गिवन है। लो जी
बेटा देखते हैं कहां पर ये लाइन एनसीईआरटी में दी गई है। ये देखो, बट विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये पूरी बात लिखी गई है और यहाँ कहीं ना कहीं लिखा गया दस व्हाट हैज हैपेंड इज अ रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी। लो जी, हमने इसी के साथ इस क्वेश्चन को भी देख लिया कि ये एनसीईआरटी से आया, बाकी सारे क्वेश्चन तो हम देखे ही जा रहे हैं। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। मुझे करेक्ट पेयर चूज करना है, मैच नहीं करना। एनिमल हस्बेंड्री, इनस्टेबिलिटी ऑफ इनकम, नहीं जी। फिशरीज, मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक फार्मिंग सिस्टम, इसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट मैच नहीं है। हॉर्टिकल्चर, India is the second largest producer of fruits and vegetable in the world. Yes, it is correct one. बेटा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, फर्स्ट लार्जेस्ट चाइना है, तो आंसर हो जाता है सी। ये जो पेयर है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज अ मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशन। वैसे ये बात भी एनसीईआरटी में थी, ठीक है ना जी। बेटा क्या मेजर लिया गया ताकि ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशन लाई जा सके, और ये चार मेरे पास ऑप्शन है बेटा। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, यही किया गया था, मार्केट को रेगुलेट किया गया था। कहीं ना कहीं पुराने टाइम में ईट ईट का इस्तेमाल होता था वेट के तौर पर, ठीक है ना जी। कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई, प्रॉपर वेट्स प्रॉपर बार का इस्तेमाल करना सिखाया गया, ठीक है ना। मार्केट रेगुलेशन के दायरे में ये सब कुछ हुआ था। लो एनसीईआरटी से लाइन भी मैं आपको पढ़वा देता हूं, और एनसीईआरटी की जरूरत बार बार दिखा रहा हूं। एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से नहीं आया, एक सिंगल एमसीक्यू भी नहीं है। लो जी, आप पढ़ सकते हैं यहां पर। Let us discuss four such measures that were initiated to improve the marketing aspect. The first step was regulation of market to create orderly and transparent market condition. ठीक है ना जी, यही वर्ड है ना, ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशन। तो ये हुआ था रेगुलेशन ऑफ मार्केट से। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, लास्ट वन मार्कर। GLF campaign met with many problem like severe drought, conflict with Russia. Yes, ये प्रॉब्लम हुई थी। कहता है अंडर एग्रीकल्चर रिफॉर्म कम्यून लैंड्स वर एलोकेटेड टू द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड फॉर ओनरशिप हु वर अलाउड टू कीप ऑल पोस्ट टैक्स इनकम। बेटा कहीं ना कहीं चाइना ने क्या किया था, जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म करे कम्यून लैंड डिस्ट्रीब्यूट तो की थी हाउसहोल्ड को, बट नॉट ऐसा ऑनरशिप, ठीक है ना जी। नॉट ऐसा ओनरशिप बट ओनली फॉर कल्टीवेशन। और इन्हें ये कहा गया था कि आप एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स दो, उसके बाद इनकम को रख सकते हो। ये मेरे नोट्स में भी मेंशन है, अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू नहीं है। वैसे मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी में से कैसे एक एक लाइन को खोदा गया। एक एक लाइन पता नहीं किस किस चैप्टर से कहां से इन्होंने ये लाइन उठाई है। ये देखो बेटा क्लियर लिखा है, इन एग्रीकल्चर फॉर इंस्टेंस कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल plots which were allocated only for use, not ownership to the individual households। ठीक है ना जी, नॉट एज ऑनरशिप, ऑनर नहीं बनाया गया, और वहां क्लियरली लिखा गया है ऑनर बनाया गया है। तो सर एनसीईआरटी की जरूरत को आज समझ लो, अभी भी 7 महीने हैं, और मैं कभी भी आईटी बिना एनसीईआरटी के नहीं कराता, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 28। Pakistan is maintaining a healthy economic growth momentum of 6.3% till 1990. However, it lost its track of economic growth, falling to 5.3% between 2015 to 17. Do you agree with the given statement? Justify your answer with valid argument. वैसे तो मेरे नोट्स में मेंशन है सेम क्या सेम, बिल्कुल टॉपिक। चलिए फिर भी डिस्कस करते हैं। बेटा 1990 तक ग्रोथ रेट आपका इतना अच्छा कैसे? सर 2-3 वजह हैं। सबसे पहली वजह ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी आपकी चल रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी इंपैक्ट डाला। दूसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म को तो आप मेंशन करेंगे ही करेंगे। चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म इंप्लीमेंट कर दिए थे इन द ईयर 1988, तो उसके आफ्टर इफेक्ट यहाँ दिख रहे हैं हमें।
इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी भी आपकी चल रही थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वहां से कुछ ग्रोथ आ रही थी। ये बाद में क्या हुआ, इतना कैसे फिसल गए बेटा? चाइना में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना, वो अच्छे मौसम के कारण है। इन्होंने कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं करे और इनको लगा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अचीव कर लिया, पता नहीं हमने क्या कर लिया। बाद में जब वो मौसम इनके फेवर में नहीं रहा, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर धड़ाम हो गया, एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ दिखनी बंद हो गई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है टेरर ऑफ वॉर। टेरर ऑफ वॉर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये बहुत तगड़े रीजन है बेटा। कहीं ना कहीं अगर जिस देश में वॉर का डर होगा हर मिनट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, मतलब एक भी पीएम अपना टेन्योर पूरा ना करे। बेनजीर भुट्टो उनकी पीएम सड़क पर गोली मार दी गई। परवेज मुशर्रफ बेटा करप्शन के चार्जेस में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। एक्स पीएम इमरान खान सड़क पर गोली मार दी गई। तो ये तो लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है ना जी। और हर टाइम वॉर का डर बना रहता है, जिसकी वजह से डिस्करेज होती है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी। ना तो अपने देश के रेजिडेंट इन्वेस्ट करना चाहते, ना ही फॉरेन कंट्री का कोई पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी, कहां से जीडीपी ग्रो करेगा? ग्रो तो तब करेगा ना जब फैक्ट्रीज लगेगी, नए फार्म्स बनेंगे। तो ऐसे केसेस में जीडीपी का गिरना बिल्कुल तय है। तीसरी बात बेटा, बहुत सारे पाकिस्तानी अरब कंट्रीज में काम करते थे, तो वहां पर भी इस दौरान मंदी आई है और उनकी जॉब गई है, तो रेमिटेंसेस फॉरेन कंट्री से भी नहीं आ रही। तो ये तीन फैक्ट हैं जो आपको कोट करने हैं यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं जी बेटा। कहता है एडवर्ड डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ स्ट्रेटजी व्हिच इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर एट द ग्रास रूट लेवल। इलेबोरेट द गिवन स्टेटमेंट। और आपको कहता है डिस्टिंग्विश कर दो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड वर्कर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। सर अगर इस चॉइस की बात करोगे ना, मुझे नहीं लगता एक सिंगल बच्चा भी ए पार्ट करेगा, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड वर्कर को डिफाइन करना बहुत ही आसान बात है। लेकिन हम क्यों कहें कि ये पेपर में कभी नहीं आएगा, बात इसकी भी करेंगे। लेकिन मैं होता तो मैं तो यही करता, मुझे आपका भी पता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होते हैं? दीज आर दोस वर्कर हु वर्क फॉर देमसेल्फ। ये वो वर्कर जो अपने लिए काम करते हैं एंड अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है ना जी। एग्जांपल दे सकते हो, एक फार्मर अपनी फार्मलैंड पे काम कर रहा है। हायर्ड वर्कर क्या होते हैं? दीज आर दोस वर्कर हु वर्क फॉर द अदर एंड इन रिटर्न गेटिंग सैलरी और वेजेस। ये नौकरी पे हैं जी किसी और की, और वेजेस और सैलरी कमाते हैं। एग्जांपल दे सकते हो जी, ठीक है ना जी। तो यहां से तीन बेसिस पे डिफरेंस हो जाएगा, 3 नंबर आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब जब एडवर्ड ने डिफाइन करा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो डायरेक्टली कंसर्न है कि मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर को बढ़ाना है आपको एट ग्रास रूट लेवल। देखो सच मायने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एडवर्ड का मतलब क्या है कि आप पुअर को प्रोवाइड करो मींस ऑफ अर्निंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। पहली बात तो आप ये लिखो। दूसरी बात आप ये लिखो कि कहीं ना कहीं एडवर्ड का मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कम करना है। और खाली एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कम नहीं करना, कहीं ना कहीं हार्म्स जो हम पहुंचा रहे हैं एनवायरमेंट को, उसको भी कम करना है और रिड्यूस करना है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर आप इस जो बात मैंने बताई है इसके इर्द गिर्द आंसर लिखाते हैं, तो यहां पर भी पूरे 3 है, यहां पर भी पूरे 3 है। पर ध्यान रखें ना, आप सिर्फ सैंपल क्वेश्चन पेपर का बी ऑप्शन ये देखकर खुश मत हो जाना, क्या पता किसी दिन ये कंपलसरी क्वेश्चन में है, ठीक है ना जी। और ऐसा सीबीएसई करता बहुत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी बेटा। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या कहता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद एडेड एक्सप्लेनेशन। बेटा इंडियन रेलवे ने 2 तरीके से इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करा। क्या जस्टिफाई कर पाएंगे आप स्टेटमेंट को? जी बिल्कुल करते हैं जस्टिफाई। सबसे पहली बात बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे लोग रेलवे के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता था, कल हम ब्रेक कर पाते थे कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स। कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स, एक बात तो जरूर ये लिखो, मतलब ये फेवर में बात है।
कि रेलवे के थ्रू बहुत बड़े बड़ी जर्नी की जाती है, कहीं कहीं हजारों किलोमीटर की जर्नी की जाती थी, तो ज्योग्राफिकल बैरियर भी ब्रेक हो रहे हैं और कल्चरल बैरियर भी ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं रेलवे हैड फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, commercialization of agriculture, therefore threatening the village economy, village threatening the self sufficiency of village economy, ऐसे लिखना। लो जी, एक बार जरा मैं इसका मतलब क्लियर कर दूं। बेटा रेलवे की वजह से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत आसान हो गया। अब क्रॉप एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हर विलेज की सेल्फ सफिशिएंसी थी वो खतरे में पड़ गई। मान लो एक विलेज की कंजम्पशन थी, कुछ भी समझ लो, एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 टन वीट। ठीक है जी, 10,000 टन वीट पूरे विलेज को चाहिए पूरे साल के लिए, और इतना ही वहां प्रोड्यूस भी होता है। अब सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है विलेज की, छोटी सी इकोनॉमी, लेकिन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो चुका है। अब रेलवे की वजह से आप किसी ऐसी जगह पर भी उसको बेच सकते हैं जहां दाम ठीक मिल रहा है, और अगर आपको दाम ठीक मिल रहा है तो विलेज से उठकर मान लो 5,000 टन वीट किसी और शहर में बेच दी। अब आपकी खुद का विलेज सेल्फ सफिशिएंसी के मतलब खतरे में आ गया। ठीक है ना जी, बाकी 5,000 टन कहां से आएगा, या तो बाहर से मंगाओ, नहीं तो खाओ ही ना। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चॉइस में क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली, और ये इंफॉर्मेशन है बेटा 1921 और 30 का डेटा, 1941 और 50 का डेटा। कहता है इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग 20 ईयर्स। अच्छा जी, पढ़ लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट द एज ऑफ 10, 26 years and 11 month, 32 years and 5 month, 36 year and 5 month, 39 year। ठीक है जी, चलो मैं तो समझ गया हूं कि क्या गिवन है, आप भी शायद समझे होंगे। बेटा 1921 और 30 में अगर कोई पैदा होता था तो उसका जीने की संभावना बस 26 साल और 11 महीने होती थी, और 20 साल के बाद इतने चेंजेस हो गए हेल्थ केयर सिस्टम में कि उसके जीने की संभावना 32 साल और 5 महीने हो गई। यहाँ से 5.5 सालों का फर्क पड़ गया, दिख रहा है ना, 5 साल और 6 महीने का फर्क पड़ गया, और यहाँ से अगर गिनोगे तो 5 साल 6 महीने का फर्क पड़ गया। और अगर 10 साल के बाद की बात करो, पहले जीने की संभावना इतनी थी और 10 साल के बाद फिर यहाँ पर भी संभावना बढ़ी, 2 साल 7 महीने जीने की संभावना और बढ़ गई। कहता है आइडेंटिफाई कर दो, डिफाइन कर दो डेमोग्राफिक इंडिकेटर को। किसकी बात चल रही है बेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात चल रही है। कैसे डिफाइन करोगे, एवरेज एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कहते हैं दो और डेमोग्राफिक इंडिकेटर बता दो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। और कहते हैं स्टेट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एंटर्ड इन 1921। बेटा इंडिया 1921 में सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में गया था। सेकंड स्टेज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन आज तक नहीं गिरी और कभी गिरेगी नहीं बेटा। ठीक है ना जी, इसे 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं, मेरे नोट्स में भी मेंशन है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। India has been a part of many regional and global economic groupings such as G20, SAARC, BRICS, etc. In the light of given statement, briefly explain the importance of regional and global economic grouping or define SCZ. SCZ 1 मार्क में आया हुआ है और ये रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुप की इंपॉर्टेंस 3 मार्क। बेटा आप बताओगे इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री की ग्रोथ में बहुत ही बड़ा वाइटल रोल है इन सब इकोनॉमिक और रीजनल ग्रुपिंग का। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया इन सब कंट्रीज के एक्सपीरियंस से ही डेवलप हो रहा है। इनके एक्सपीरियंस से, इनका डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस इंडिया यूज कर रहा है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख रहा है। एक बात तो आपको बिल्कुल यही लिखनी होगी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, जब ग्लोबलाइजेशन आपने कर दिया तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ा डेवलप्ड कंट्रीज से, कंपटीशन फेस करना पड़ा है डेवलप्ड कंट्रीज से। तो आपको इन इकोनॉमिक और रीजनल ग्रुपिंग ने ही सिखाया
कि कैसे इनसे कंपटीशन फेस करते हैं ना शेयर्ड एनवायरनमेंट। तो ये दोनों बातें लिखनी है आपको। अब SCZ क्या होता है, नोट्स में मेंशन है बेटा। SCZ क्या है बेटा, कहीं ना कहीं SCZ आर द ज्योग्राफिकल एरिया लोकेटेड विद इन द कंट्री बट द इकोनॉमिक लॉस एंड रेगुलेशन आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द कंट्री। SCZ वो एरियाज हैं जहां पर बेटा है तो कंट्री के अंदर ही लोकेटेड, पर इकोनॉमिक लॉ रेगुलेशन कंट्री से बिल्कुल अलग लगता है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2032 रेफर द गिवन इमेज केयरफुली। पैनल ए पैनल बी लिखा है, ठीक है जी, दो अलग अलग इमेजेस हैं बेटा, और अगर आप इमेजेस ढंग से देख पा रहे हो, चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं क्या लिखता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल एंड टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी। अच्छा जी, कौन सी फार्मिंग कर रहे हो बेटा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, यहाँ ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं दवाइयों का छिड़काव बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ बस ठीक है जी। यहाँ भैया फार्म्स फैक्ट्रीज बिल्कुल साथ साथ है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, फार्मिंग करे जा रहे हैं, और यहाँ भैया हरियाली हरियाली है। तो बेटा फार्मिंग बी जो दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है ना जी। और जो पैनल ए है ये कन्वेंशनल फार्मिंग को दिखा रहा है, कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है ना जी, जैसे अब हम करते ही आ रहे हैं काफी टाइम से, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भूल गए हैं। एक्सप्लेन एनी वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी ओवर ए। पैनल बी के जो फार्मिंग हो रही है इसके फायदे क्या हैं ओवर कन्वेंशनल फार्मिंग। बेटा देखो फायदे में दो फायदे आप लिखो, अच्छा एक ही पूछा है तो आप एक लिखो, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड, हेल्दियर फूड मिलता है, टेस्टियर फूड मिलता है, या एक और लिख सकते हो इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है ना जी, सस्ती टेक्नोलॉजी है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, कोई पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं चाहिए। रही बात डिसएडवांटेज की, तो आप ये लिखना जरूर, याइल्ड, बेटा यील्ड बहुत कम होता है, यील्ड बहुत ही कम होता है, ठीक है ना जी, फसल बहुत कम होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर की वजह से फसल बहुत होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बेटा आपको कहता है गवर्नमेंट मेड अ फ्रेश स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑन द 30th April 1956 which will help speeding up the industrialization and in particular to develop heavy industries and machine making industries to expand the public sector and to build up a large and growing cooperative sector. In the light of given text and common understanding, comment upon the classification of industry under the revised policy. और इसका एक और क्वेश्चन भी है, ठीक है जी, और मेरे पास चॉइस में भी क्वेश्चन बेटा IPR 1956 ही था ना इन पॉलिसीज का नाम, नोट्स में देखा ही होगा आपको, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। आपसे पूछता है कि कैसे क्लासिफाई की गई इंडस्ट्री है बताओ। बेटा मेरे नोट्स में हेडिंग है सबसे पहले थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तीन तरीके थे भैया क्लासिफाई करने के। सबसे पहली कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज थी विच आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बेटा, और ऐसी इंडस्ट्रीज 12 रखी गई थी, एक्सक्लूसिवली 12 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी। कैटेगरी 2 बेटा इसमें वो इंडस्ट्रीज थी जिनको ओन कर सकता था पब्लिक सेक्टर, बट दीज आर सप्लीमेंटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर को भी यहाँ सेकेंडरी रोल दिया गया, और यहाँ ऐसी 17 इंडस्ट्रीज थी, ठीक है ना जी। और कैटेगरी नंबर अगर 3 में आ जाओ तो बेटा वो इंडस्ट्री जो कैटेगरी 1 और 2 में कवर नहीं हुई वो कैटेगरी 3 में आती थी, इनको प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से चला सकता था। तो ये है भैया क्लासिफिकेशन के ऊपर कमेंट। आगे बढ़ जाते हैं पार्ट नंबर 2। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया एनकाउंटर्ड सेवरल चैलेंजेस दैट हिंडर्ड इट्स इफेक्टिवनेस। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बिल्कुल बात करते हैं, लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन के सामने कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ चैलेंजेस आए। बेटा चैलेंजेस क्या है, देखो जो फॉर्मर फार्मर्स थे ना बेटा, पुराने फार्मर, देखो लैंड सीलिंग होती क्या पहले यही समझ लो। खैर चलो, लैंड सीलिंग क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट अ फार्मर और हिज फैमिली कैन ओन। मैक्सिमम लैंड जो एक फार्मर अपने पास रख सकता है या उसकी फैमिली रख सकती है, इसे लैंड सीलिंग बोला गया। ऐसा लॉ इसलिए क्रिएट किया गया ताकि एग्रीकल्चर में इक्विटी आ सके, जिन लोगों के पास लैंड है ही नहीं, जो लैंडलेस फार्मर्स है, लेबरर्स है, उनको ताकि कुछ ना कुछ लैंड का हिस्सा दिया जा सके। ये लॉ इसलिए लाई सरकार, लेकिन इस लॉ को डिफीट करने की पूरी कोशिश की गई, कैसे,
फॉर्मर फार्मर कंटिन्यू टू ओन देयर लैंड। बेटा वो तो अपनी लैंड से हट ही नहीं रहे थे, उन्होंने क्या किया बेटा, जो टेलर ऑफ सॉइल थे ना उनको भगा दिया। टेलर ऑफ सॉइल यानी कि फार्मर्स वर एविक्टेड, उनको भगा दिया और अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करा जैसे ये सेल्फ कल्टीवेटर। ये किया था फॉर्मर फार्मर्स ने, ठीक है जी। और जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, एंड या ऐसे मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं, जो रिच फार्मर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा चैलेंज कर दिया कोर्ट में, इस लॉ को चैलेंज कर दिया है कोर्ट में। बेटा कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो कोर्ट को 2 3 4 5 साल तो लेगी जजमेंट लाने में। इन द मीन टाइम इन्होंने क्या किया, उस लैंड को ट्रांसफर कर दिया, लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी अपने क्लोज रिलेटिव्स को। तो ये 2 बातें आप लिखेंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और सब कुछ एनसीईआरटी में अवेलेबल है। चलिए जी आगे की बात करते हैं, ऑल्दो मैं चॉइस में क्वेश्चन कभी नहीं करता, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर इंडिया। क्या आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट से, और 4 नंबर में बताएं। बेटा बात तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों हुए हैं एलपीजी के। पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करूं तो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू कैपिटल, ये दोनों पॉजिटिव इंपैक्ट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉजिटिव हुए, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, आपके लिए कंज्यूमर के लिए मार्केट टेरिटरी बढ़ गई है, ठीक है ना जी। पहले आप इंडिया से शॉपिंग करते थे, अब वर्ल्ड वाइड करते हो, मार्केट टेरिटरी आपके लिए बढ़ गई है, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो बेटा नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बिल्कुल इग्नोर किया गया एलपीजी में, सिर्फ ध्यान एक ही चीज पर था। वैसे तो मेनली बोलूं तो सर्विस सेक्टर, पर थोड़ा थोड़ा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग पे भी था, यानी कि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान था, बिल्कुल एग्रीकल्चर को नजरअंदाज किया गया है, ठीक है ना जी। इसकी वजह से बेटा कहीं ना कहीं हमारी एमएसएमई भी डिस्ट्रॉय हो गई है, ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है कि वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन झेलना पड़ गया हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। एमएससी मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये डिस्ट्रॉय हो गई हैं एलपीजी की वजह से, ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। चलिए सेकंड पार्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कंपेल्ड टू इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। क्या 2 कारण आपको लगते हैं? सर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो दोनों कारण बिल्कुल स्पष्ट है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और हाई डेफिसिट इन बीओपी, हाई डेफिसिट इन बीओपी, ये दोनों कारण एनसीईआरटी में बहुत स्पष्ट लिखे गए हैं। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन 34 पर आ गए हैं। सर जब तक जरूरत ना हो तब तक केस नहीं पढ़ेंगे। एजुकेशन इज कंसीडर्ड फंडामेंटल फॉर अचीविंग द फुल ह्यूमन पोटेंशियल, और ये इन्वर्टेड कॉमास में जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्गुमेंट। बेटा कहीं ना इसकी बात यहाँ की गई है, ये देखना, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग द फुल ह्यूमन पोटेंशियल, और इसका पूरा कारण यहाँ तक बताया गया। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ पूरा लिखना है और फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। सेकंड वन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। बेटा पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे की जरूरत क्या है एजुकेशन में, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। देखो सर प्राइवेट सेक्टर कभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता ना उसको रिटर्न न मिले। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को कहोगे कि आप स्कूल बिल्डअप कर दो वेल इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है ना जी, और एक क्वालिटी एजुकेशन दो और बहुत रीजनेबल फीस पर दो, क्या प्राइवेट सेक्टर करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से इंपॉर्टेंस समझ में आती है पब्लिक सेक्टर के खर्चे की एजुकेशन। पब्लिक सेक्टर को ही आगे आना होगा और खर्च करना होगा, क्योंकि इसी की वजह से, एजुकेशन की वजह से ही हमें ह्यूमन कैपिटल मिल सकती है, ह्यूमन कैपिटल हमारी फॉर्म हो सकती है और देयरफॉर जीडीपी बढ़ सकता है। ये बात आप लिख दो, 2 नंबर ले जाओ। स्टेट एनी 2 मेन इनिशिएटिव दैट मे बी इंप्लीमेंटेड टू टैकल द स्कूल ड्रॉपआउट्स एंड अवॉइड एडिशनल स्टूडेंट फ्रॉम लीविंग स्कूल। बेटा स्कूल ड्रॉपआउट्स रोकने के लिए और आगे आगे के लिए भी कि स्टूडेंट स्कूल ना छोड़े, ऐसे कौन से 2 इनिशिएटिव आपको लगते हैं जो इंप्लीमेंट होने चाहिए? बेटा एफिशिएंट एंड सफिशिएंट इंफ्रा, एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड
सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पहले तो। दूसरी बात, बहुत केयर चाहिए आज की तारीख में स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। एक्सपर्ट टीचर्स जो केयर दें स्टूडेंट को और उसके बाद उनको पढ़ाए। ये दो बातें आप लिखाओ तो यहां से भी पूरे नंबर आ जाए। तो इसी के साथ हमने पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि प्रिंट आउट दे दो सर, आप अपनी लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबका लिंक प्रोवाइड कर रखते हैं। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।